हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे बिहार बीएड में जो है जनरल अवेयरनेस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरल अवेयरनेस में दो भाग में बटा होता है। एक जीके का क्वेश्चन, उसमें 20 क्वेश्चन जो है जीके से पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे उसके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन पहला पूछा गया है। इसमें ये हमने लिया है बिहार बीएड 2019 में जो सवाल पूछा गया है उसको हमने इसमें लिया है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन पहला पूछा गया, जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन जो है इसमें जल में घुलनशील जो होता है वाटर सोल्यूबल। तो बी और सी, और जल में नॉन घुलनशील विटामिन हो जाएगा वो घुलनशील ADE। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन से जो है जितना भी है इसमें पूछा जा सकता है। ये तो पूछ दिया कि इसमें कौन सा घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील है। इसमें पूछा जा सकता है विटामिन A की कमी से कौन सा बीमारी होता है, या फिर C की कमी से। इस तरह से इसमें जो है विटामिन पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन से रिलेटेड जो है इसमें हमेशा सवाल पूछता है। तो इस पोर्शन को ज़रूर पढ़ेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन हो गया, और फिर एंजाइम। ये पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इससे जो है अक्सर सवाल पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। तो ये पार्ट भी जो है जितना भी दिवस होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो ये जो जितना भी दिवस होता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सभी का जो है दिवस जितना भी हम लोग मनाते हैं, कोई भी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय, तो इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। पूरा इसको पढ़ना है। राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये सवाल भी जो है अक्सर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो है इसी से पूछा गया। भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। ये तो हमको मालूम था कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं। तो ये जो है सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव उन्होंने दिया था, रमन इफेक्ट। उसी की स्मृति को बनाए रखने के लिए हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसकी स्मृति में ये हो गया, रमन इफेक्ट की खोज में जो दिया गया था डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा। तो देख सकते हैं इसमें दिवस से रिलेटेड जो है इसमें 2 सवाल आ गया है। तो ये दिवस जो है राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम लोग पूरा पढ़ना है इसमें। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म वाला भी जो है पार्ट जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो कोई भी टेक्निकल टर्म हो गया, MRI हो गया, फिर CT स्कैन हुआ, ये सब का फुल फॉर्म इसमें याद रखना है। और उसका जो है एप्लीकेशन किस चीज़ में हम लोग उपयोग करते हैं। CT स्कैन का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, MRI का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, एक्सरे से क्या फ़ायदा है, ये सभी जो है इसका एप्लीकेशन पार्ट याद रखना है। फुल फॉर्म फिर याद रखना है। ये छूट गया गन मेटल, इसको हमने देख लिया। गन मेटल में कौन सा घटक पाया जाता है। जितना भी मिश्र धातु है उसको फिर कवर करना है, इसमें जो है पढ़ना है। जैसे हो गया
पीतल या फिर हो गया कांसा। इसमें जो है कौन कौन सा कंपोनेंट से मिलकर के बना है, तो यहाँ पूछा गया है गन मेटल, तो इसमें होता है Cu प्लस Sn प्लस जिंक, और उसके बाद जो है कॉपर, टिन हो गया और प्लस जिंक, ये तीनों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें जो है कॉपर का 90% पार्ट रहता है, जिंक का, ये Sn का, टिन का जो है 8% पार्ट रहता है, और इसका 2% पार्ट रहता है। तो इसका अगर नहीं याद रख सकते हैं इसमें हर इसका एलिमेंट का कितना परसेंटेज रहता है, तो लेकिन इसको कम से कम आपको याद रखना है कि ये इसमें कौन कौन सा जो है एलिमेंट से मिल करके ये मिश्र धातु बना है। तो गन मेटल जो है बना होता है कॉपर, टिन और जो है जिंक से मिल करके बना होता है। तो उसी तरह से पीतल हो गया, कांसा हो गया, इस तरह से हमको याद रखना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल। ब्लैक होल से रिलेटेड जो है ये पुस्तक जो है किसने लिखा, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये जो है आपने सुना होगा स्टीफन हॉकिंग। जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, हमेशा चेयर पर बैठे रहते हैं। उन्होंने जो है ब्लैक होल से रिलेटेड जो है अपना सिद्धांत दिया था, बिग बैंग थ्योरी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका को दिया गया है। इनका बुक जो लिखा गया है इनके द्वारा, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है अक्सर। बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो ये तो फेलिक्स डी हेरेली। ये तो हो गया जीके का भी क्वेश्चन हो गया, फेलिक्स डी हेरेली। तो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। साइंस से जो है जितना भी है अक्सर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 9-10 का भी अगर पढ़ लेते हैं जो है साइंस पेपर, तो उससे जो है काफ़ी आपको जो है उसमें क्वेश्चन जो है आपको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में डैश नहीं पाया जाता है। पहला इसमें विकल्प है एडेनिन, बी यूरासिल, सी गुआनिन, प्लस ये हो गया डी हो गया थायमिन। तो कह रहा है डीएनए में कौन सा कंपोनेंट नहीं पाया जाता है। तो इसको याद रखना है, डीएनए में जो है डीएनए, इसमें तो पहला में तो डीऑक्सी, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्या नाम है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो अब जो है डीएनए, इसको हम लोग इसमें जो कौन कौन सा कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, तो ATGC, ये याद रखना, ATGC से मिलकर के बना होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया एडेनिन, ये हो गया थायमिन, ये हो गया गुआनिन, ये हो गया साइटोसिन। तब देखिए इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, तो साइटोसिन। तो साइटोसिन की जगह पर इसमें क्या हो गया, तो इसमें नहीं है यूरासिल, तो ये यूरासिल नहीं मिल रहा था, ये हो गया इसमें एडेनिन। तो
तो यूरासिल किस में पाया जाता है? ये आरएनए में पाया जाता है। आरएनए का अगर हम लोग देखेंगे तो जिस तरह से हम लोग लिखते हैं ATGC, तो वहाँ लिखा आता है AUGC। तो थायमिन के जगह पर जो है इसमें जो है ये रिप्लेस हो जाता है, थायमिन के जगह पर जो है ये इसमें आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें तो डीएनए में पूछ दिया इस तरह से, लेकिन इसमें पूछा जाएगा कि जो है आरएनए में जो है थायमिन के जगह पर कौन सा कंपोनेंट मिलता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये यूरासिल, थायमिन के जगह पर जो है इसमें यूरासिल पाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक क्या हुआ? गैमीट। तो एनिमल टिश्यू हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे गैमीट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। तो पहला है इसमें विखंडन, दूसरा विकल्प है अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा विकल्प है समसूत्री विभाजन, और चौथा है एमाइटोसिस। तो ये है, इसमें पूछा जा रहा है डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। गैमीट का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यह हो गया गैमीट। तो गैमीट बनेगा मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट, फीमेल गैमीट किस प्रक्रिया में बनता है? विखंडन। विखंडन प्रक्रिया जो है बैक्टीरिया में होता है, जीवाणु जिसको हम लोग होते हैं, ये बैक्टीरिया में होता है, इसमें नहीं मिलेगा। एमाइटोसिस ये भी होता है, बैक्टीरिया में ही होता है। समसूत्री विभाजन, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन, ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जनन कोशिका में, रिप्रोडक्टिव सेल। और रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके बाकी हमारे शरीर का जितना भी कोशिका है उत्तक है उसमें जो है ये समसूत्री विभाजन, ये समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में होता है ये 1 से 2 से बन जाता है। अब बाकी इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है जितना रहेगा, 2 क्रोमोसोम इसमें है तो 2 क्रोमोसोम इसमें हो जाएगा। लेकिन ये हो गया माइटोसिस, माइटोसिस या फिर इसी को हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। मियोसिस में हो गया, इसमें अगर दो हो गया, मान लेते हैं 2 क्रोमोसोम है तो ये बन जाएगा इसमें, तो 1 से जो है इसमें 4 गैमेट का निर्माण होता है। एक बार अगर माइटोसिस होता है तो इसमें 4 गैमेट का निर्माण होता है और क्रोमोसोम की संख्या भी आधा हो जाता है। जैसे हम लोग अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम, 23 प्लस एक्स 23 प्लस वाई, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो गैमेट को इसमें जो है 46 क्रोमोसोम से आधा होकर के इसमें मियोसिस के द्वारा 23 क्रोमोसोम बचता है। फिर से जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के मिलने से फिर जो है 46 क्रोमोसोम फिर से जो है उसमें आ जाता है। तो इसमें जो है युग्मक का निर्माण जो है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस याद रखेंगे हम लोग, माइटोसिस मियोसिस।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी का जलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये सही है या फिर गलत है ये बताना है। तो एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घर में जो हम लोग यूज करते हैं घरेलू सिलेंडर में, तो एलपीजी का, तो एलपीजी को जलाएंगे तो किस चीज़ में बदल जाएगा? तो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, C4H10 इसका कंपोजिशन होता है। तो ये जलेगा तो किस रूप में बदल जाएगा? तो CO2 प्लस H2O के रूप में ये बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में बन रहा है ये। इसको जलने से जो है, गैस के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के रूप में निकलेगा। तो इसको हम लोग फिर से बना सकते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल को फिर से हम लोग मिला करके ये ब्यूटेन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये जो है ये दोबारा ये नहीं बन सकता है। तो इसीलिए जो है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जल से वाष्प बनाते हैं, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। वाष्प से हम लोग फिर से जल बना सकते हैं, या तो फिर बर्फ से हम लोग जल बनाते हैं, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। तो ये यहाँ पर हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तब जो है एलपीजी के जलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा, तो ये हो जाएगा नहीं, इसका आंसर होगा। और पूछा गया है, मनुष्यों में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पाचन, अवशोषण। ये पाचन नहीं तो ये अवशोषण हो गया। बड़ी आंत, छोटी का आंत का क्या काम होता है? भोजन को पचाना। और बड़ी आंत का काम है इसमें भोजन का अवशोषण करना। जितना भी उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, सभी को जो है अवशोषित करना। और नेक्स्ट में पूछा गया है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जीवों में शामिल है। तो इस तरह से इसमें पूछा जा सकता है। इसमें साइंटिफिक टर्म जितना है साइंस में जो है, उसको इंग्लिश टर्म हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें डायरेक्ट जो है इसमें इंग्लिश टर्म उठा कर दे देता है इसमें। तो ऑटोट्रॉफिक का इसको आपको इसमें मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो वैसा जीव कौन सा होता है? ऑटो मतलब हो गया, ऑटो मतलब स्वयं, स्वपोषी। तो ये हो गया पेड़ पौधा, जितना हो गया पेड़ पौधा, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसी का अपोजिट हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक तो इसी को हम लोग बोलते हैं परपोषी, जो दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य भी जो है परपोषी का उदाहरण है। हम लोग अपने से खाना बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। जो है हम लोग पेड़ पौधा पर निर्भर करते हैं। तो इसमें जो है ह्यूमन भी आ गया। इसमें ह्यूमन एनिमल जितना हो गया सभी इसमें आ जाएगा। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का क्या कारण होता है? पानी में
अल्कोहल की घुलनशीलता पानी में जो है अल्कोहल को अगर हम लोग घुलाते हैं तो बहुत तुरंत उसमें मिल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो किस कारण से होता है वो पूछा गया है। तो इसका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, हाइड्रोजन बंधन के कारण। धातु का लक्षण इस तत्व में दिखेगा। पहला हो गया नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन, चौथा फ्लोरीन। कह रहा है इसमें धातु का लक्षण कि कौन सा तत्व में इसमें दिखेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन। तो सबसे पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का होता है 7, तो ये हो गया 2,5। ऑक्सीजन का 8, तो ये हो गया 2,6। कार्बन का 6, तो ये हो जाएगा 2,4। और फ्लोरीन का 9, तो ये हो जाएगा 2,7। तो इसमें देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन ले करके जो है अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट पूरा करेगा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट पूरा करेगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये जो है तो सबसे नज़दीक धातु जैसा लक्षण जो है किसमें सबसे ज़्यादा नज़र आएगा, तो इसमें आएगा नज़र, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो धातु का डिफिनीशन है कि उसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये हो गया धातु का लक्षण। और धातु का लक्षण जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धातु का लक्षण किस तत्व में दिखेगा, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक उसमें आएगा, इसमें फ्लोरीन में आएगा। तो ये इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग जांच सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अवशेष की एक डैश के बीच की एक कड़ी है। तो ये जो है रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड, मतलब ये दोनों का लक्षण इसमें मिलता है। इसीलिए ये जो है आर्कियोप्टेरिक्स, ये दोनों बीच का उसका एक कड़ी हो गया। ये
साइंस का भी क्वेश्चन हो गया, जीके भी का कोई भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्यों होता है? एसिडिक रेन हम लोग देखे होंगे, इसमें अम्लीय वर्षा इसके बारे में पढ़े होंगे। अम्लीय वर्षा क्यों होता है? तो हम लोग जो है जीवाश्म ईंधन जो है जलाते हैं, लकड़ी वगैरह जितना भी है, कोयला हो गया या फिर लकड़ी हो गया, जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड बनता है। जलाने के पश्चात जो है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड बनता है। यही जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, और जब बारिश होता है तो जो है इसी का जो है बारिश के जल में ये घुल जाता है और जो है ये अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। समस्या दूसरा है परिकल्पना। तीसरा है विधि। तीसरा है परिणाम। तीनों इसका वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही पहलू है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण इसमें सबसे पहले कौन है? इसमें परिकल्पना। कोई भी चीज़ के पहले हम लोग साइंटिफिक के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं। कोई भी चीज़ इमेजिन करते हैं, जैसे इसमें रॉकेट बनाना है तो उसके बारे में पहले तो कोई इमेजिन किया होगा कि हाँ हम लोग हवा में भी उड़ सकते हैं। तो यही जो होगा इसका आंसर परिकल्पना हो जाएगा। आंसर चारों सही है, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बताना है तो ये हमारा, तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है इसमें जो है आपका ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। 9, 10 का जो है इसमें NCERT का जो है 9 और 10, 9 और 10 का साइंस पेपर पढ़ जाते हैं, या फिर जो है भारतीय भवन का भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी जो है आपका, तो इसमें जो है आपका 20 सवाल है। इसमें आपका जो है सारा जो है एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सारे का सारा इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।